हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्लास 7th को। और क्लास 7th के अंतर्गत हम लोग अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 को। और इसमें हम लोग आज पार्ट 2 को पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर 7 को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ से। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जो है ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की जो है आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। तो क्या हुआ, वर्णों के भीतर जो है छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का जो है दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लुहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता जो है दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। तो वर्ण के बजाय जो है जाति समाज के संगठन का आधार बनी। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। तो 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में जो है काफ़ी इजाफा हुआ। बेहून, चंदेल व चालुक और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। तो क्या हुआ, शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियाँ जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ब्राह्मणों के समर्थन से जो है जनजातीय जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। लेकिन क्या हुआ, केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाए। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया। तो दूसरी तरफ जो है पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की जो प्रभुत्वशाली जनजातियाँ थी वह काफ़ी पहले ही इस्लाम को अपना ली थी। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। अब हम लोग पढ़ेंगे जाति पर विचार विमर्श को। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित उय्याकोंडन उदययार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकार, शाब्दिक अर्थ रथ वाले बनाने वाले थे, की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। तो वे रथकारों की सामाजिक स्थिति पर जो है विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। अब हम लोग पढ़ेंगे नज़दीक से एक नज़र गोंड राज्य के बारे में। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। तो गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। तो स्थानांतरीय कृषि का अर्थ है जगह जगह बदल कर खेती करना। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। तो विशाल गोंड जनजाति जो थी कई छोटे छोटे कुलों में बटी थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। तो प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज छोटे गोंड सरदारों पर जो है हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गटकटका के गोंड राज में 70,000 गाँव थे। तो अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गटकटका में जो है कितने गांव थे, तो 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी और इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था जो है केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में
था। 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे और 84 गांवों की विभाजित गांवों में जो है विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला और बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को जो है बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। तो क्या हुआ, गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गटकटका के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि जो है धारण की। तो गटकटका के गोंड राजा अमनदास जो थे वह संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल की पुत्री राजकुमारी राजपूत राजा सालबहान दुर्गावती से जो है विवाह किया और उसके पुत्र थे दलपत ने क्या किया, महोबा के चंदेल की पुत्री राजकुमारी जो थी राजपूत राजा सालबहान दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु जो है कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान जो है संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गटकटका पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया और रानी दुर्गावती का पुत्र था वो भी लड़ता हुआ मारा गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे स्थानांतरित कृषि के बारे में। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल जो है उगाई जाती है। यानी कभी अलग अलग जगह पर जो है उगाई जाती है स्थानांतरित कृषि में फसल। जब बंजर हो जाती है तो फिर उर्वरता खो देता है तो फिर दूसरे टुकड़ों को साफ करके वहाँ पे फसल उगाई जाती है। गटकटका एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। तो गटकटका एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खास धन कमाया था। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहु तायत में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गटकटका के पतन के बावजूद गोंड राज कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। अब हम लोग पढ़ेंगे अहोम राज्य के बारे में। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। तो अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर जो है 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे थे। उन्होंने भूइयाँ यानी भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके एक नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों यानी 1523 और कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। तो क्या हुआ, 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों यानी 1523 में और कोच हाजो यानी 1581 में राज्यों को अपने राज्य में जो है मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए और 1660 तक आते आते क्या हुआ, वे यानी अहोम राज्य के जो निवासी थे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। तो क्या हुआ, अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया और 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। तो अहोम राज्य जो है बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों ने जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। तो जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उन्हें पाइक कहा जाता था।
अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। तो अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने तक निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे, यानी मजदूर भेजने होते थे जबरन काम के लिए। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। तो लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं जो है प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। तो अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। तो अहोम समाज जो है कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं। तो वहाँ दस्तकारों की जो है बहुत कम जातियाँ थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। इसलिए जो है अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। तो एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। तो किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले जा सकता था। तो समुदाय की सहमति के बगैर जो है राजा तक इसे वापस नहीं ले जा सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे। तो शुरुआत में जो है अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे। लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। लेकिन क्या हुआ, 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। तो मंदिरों और ब्राह्मणों के राजा के द्वारा जो है भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह जो 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। तो शिव सिंह 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। तो क्या हुआ, अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्था को जो है पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। तो अहोम समाज जो था एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। तो कवियों और विद्वानों को जो है अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यकर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। और संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में जो है अनुवाद किया गया। बुरुंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा और फिर असमिया में लिखा गया। तो बुरुंजी नामक ऐतिहासिक कृति थी, उसे पहले अहोम भाषा और बाद में असमिया में लिखा गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे निष्कर्ष को। जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था में सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। तो चैप्टर नंबर 7 जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 को। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।